children, in previous video we discussed about some endangered species of animals. ओके, तो हमने इसमें पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो कि हाई रिस्क में हैं और वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो वी हैव टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बोथ। हमें फॉरेस्ट को भी कंजर्व करना है और वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना है, क्योंकि फॉरेस्ट रहेंगे तभी वाइल्ड लाइफ भी रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइल्ड लाइफ को हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दोनों को कंजर्व करना है। ओके, टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन एंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड मैनी रूल्स एंड पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड पॉलिसीज बनाए हैं ताकि हम डिफॉरेस्टेशन को पहले रोक सके, प्रिवेंट कर सके और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सके। अमंग्स मैनी स्टेप्स, areas called sanctuaries, national park and biosphere reserves have been marked where activities like cultivation, grazing, hunting etc. are prohibited. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एरियाज जो हैं उनको बनाए हैं। उन एरियाज को हम क्या करते हैं, सेंचुरीज कहते हैं। और ये सेंचुरीज जो हैं किस किस नाम से हैं, नेशनल पार्क के नाम से है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ये ऐसे सेंचुरीज हैं जहाँ पे कल्टीवेशन, ग्रेजिंग और हंटिंग बिल्कुल मना है एंड वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में क्या होता है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है? दीज आर द रिजर्व दैट आर लार्ज एंड डाइवर्स दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटायर इकोसिस्टम। ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसे गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व कर लिया गया ताकि जितने भी वाइल्ड लाइफ है, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी डिफरेंट फॉरेस्ट हैं, उन सबको जो है प्रोटेक्ट किया जाए, उनको बचाया जा सके। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं है। कोई भी वहाँ जाके लकड़ियाँ नहीं काट सकता है, किसी भी एनिमल्स की हंटिंग नहीं कर सकता है, कोई भी मतलब ग्रेजिंग करवाना एंड इवन वहाँ पे कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन करना, ये सब वहाँ पे बिल्कुल मना है। ओनली टूरिज़्म इज़ परमिटेड। यहाँ पे कुछ टूरिज़्म जा सकते हैं, जाके वहाँ पे थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हर चीज़ मना है। सबसे पहला नेशनल पार्क बना था सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो कि फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। और पहले क्या था कि टाइगर्स जो हैं वो डिसअपेयर हो रहे थे। देखा गया कि टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो रही है। लेकिन जब ये सतपुड़ा नेशनल पार्क को रिजर्व किया गया तो यहाँ पे टाइगर्स का पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ देखा गया। तो इसके बाद इस सिग्निफिकेंट इंक्रीज जब हुआ तो फिर उन्होंने इस तरह के और भी बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए। करीब 102 नेशनल पार्क है इंडिया में। जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है, वो फॉर टाइगर्स के लिए है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम है फॉर वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स। वहाँ पे वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स के लिए मेन रूप से माना गया है। एंड गिर नेशनल पार्क फॉर एशियाटिक लायंस एंड कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, दीज आर फॉर टाइगर्स। एंड सरिस्का नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, ये भी टाइगर्स के लिए है। तो ये सब के साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे एनिमल्स रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइगर्स के लिए ही है, लेकिन वहाँ पे टाइगर्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन किया गया है। बाकी एनिमल्स और प्लांट्स और हिस्टोरिक चीज़ों को भी प्रोटेक्ट किया गया है। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं है, कोई भी वहाँ पे जाके लकड़ियाँ नहीं काट सकता है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और वो वहाँ पे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? इट इज़ एन एरिया दैट इज स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेनली फोकस होता है कि जो भी वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसमें प्लांट्स और फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। मेनली वाइल्ड लाइफ को है, जो जानवर हैं जंगल में रहने वाले पे, उन पे फोकस किया जाता है और वो उनके नेचुरल हैबिटाइट में ही प्रोटेक्ट किए जाते हैं। मतलब वो जहाँ रहते हैं, पहले से रह रहे हैं, उन्हीं एरिया को एक प्रोटेक्ट कर लिया गया है, रिजर्व कर लिया गया है और उस सेंचुरीज में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वहाँ उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो मेन फोकस क्या होता है इसमें? वाइल्ड लाइफ में ही मेन फोकस होता है, मतलब एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना उनका मेन फोकस होता है। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। ये सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स के सूटेबल प्रोटेक्शन करते हैं, सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आसानी से अपने इस नेचुरल इन्वायरमेंट में रह सके। उन्हें अलग से ये बनाया नहीं गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो मतलब अलग अलग एनिमल्स जिस एरिया में रहते हैं उसी को एक बहुत बड़े एरिया को रिजर्व कर लिया गया, फिक्स कर लिया गया और उसे प्रोटेक्ट किया गया कि इस
एरिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। एंड इन द सेंचुरीज किलिंग एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और यहाँ पर भी कोई भी एनिमल्स किल नहीं कर सकता है। पोचिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये सारे प्रोहिबिटेड है, मना है, बिल्कुल सख्त मना है, कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जाके लोग लकड़ियाँ वगैरह काट सकते हैं, है ना। बिल्कुल इस तरह का नहीं है कि मतलब बिल्कुल भी हर चीज़ प्रोहिबिटेड। नेशनल पार्क में था कि कोई भी चीज़ अलाउ ही नहीं था, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद था। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वहाँ पे जाके आप सूखी लकड़ियाँ तोड़ सकते हो, फॉरेस्ट को नहीं काट सकते हो, लेकिन वहाँ पे यदि ग्रेजिंग करवाना चाहते हो तो ग्रेजिंग वगैरह करवा सकते हो वाइल्ड लाइफ में, ठीक है। वहाँ पे सूखी लकड़ियाँ हैं वो सब निकाल सकते हो। तो वहाँ के लोग जो हैं, जो आसपास के लोग हैं, मतलब थोड़ा बहुत जो है इंटरफेरेंस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का कि हंटिंग करें एनिमल्स का, वो सब मना है। ओके, बस इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि कोई भी उनके जीवन को इंटरफेयर ना करे, सिर्फ उनको बिना इंटरफेयर करे थोड़ी बहुत वहाँ पे जो है ग्रेजिंग वगैरह करा सकते हैं, वहाँ के लोग ये सब काम कर सकते हैं। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो मेन हैबिटेट है उनमें अलग अलग एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे ब्लैक बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, है ना, पाइथन, राइनासोर्स, इन सब एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। वो यहाँ पे फ्रीली घूम सकते हैं, ये उनका नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, ये नेचुरल हैबिटेट होता है उनका, ठीक है। तो इसमें वो आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन जू में जिस तरह से होता है कि उसमें वो आसानी से एक केज में डाला जाता है, वो कहीं भी घूम नहीं सकते। लेकिन इसमें ये है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो अपना नेचुरल हैबिटेट है उनका, वो आसानी से घूम सकते हैं, कोई भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। ओके, इंडिया में करीब 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। उनमें से कुछ है भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, ओके, जिसमें साइबेरियन क्रेन्स पाए जाते हैं, जो कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि पोलर रीजन से साइबेरियन क्रेन जब वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड होता है तो वो भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आते हैं। एंड है चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है, और इसमें बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, इंडियन बर्ड्स। एंड सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी जो कि हरियाणा में है, फॉर इंडियन बर्ड्स, वहाँ पे इंडियन बर्ड्स बहुत सारे प्रोटेक्ट किए जाते हैं। एंड बांदीपुर सेंचुरी फॉर इंडियन एलिफेंट्स जो कि कर्नाटका में है। एंड मधुमलाई सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे इंडियन एलिफेंट्स, इन सब एनिमल्स को, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, आप देख सकते हो नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क का ये पिक्चर है जिसमें लायंस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, किस तरह से फ्रीली मूव करते हैं जंगल में। दिस इज द पिक्चर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। So now we will discuss about biosphere reserve. Biosphere reserve are the area meant for the conservation of biodiversity. तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इसमें सारे बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, बायो का मतलब होता है प्लांट, एनिमल्स, ये सब की डाइवर्सिटी, जो विभिन्न जीव की भिन्नता है उन सब को वहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है। कोई भी हो सकता है, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब को इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है इन सब बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है और इनको कल्चर करती है, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है, इतना बड़ा एरिया होता है कि उसमें उसी के अंदर नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, उसी के अंदर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकते हैं, उन सब को मिला के एक बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ठीक है। एक बायोस्फीयर के अंदर में नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में अंदर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकते हैं। तो इस तरह का जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो बहुत बड़ा एरिया होता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क जो होते हैं उनसे छोटे एरिया होते हैं, और बायोस्फीयर बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें मल्टीपर्पज़ मतलब एनिमल्स, प्लांट्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी अलाउ है। उसमें 3 पार्ट्स में उसको बांटा गया है। सबसे अंदर वाले एरिया को कोर कहा जाता है, जिसमें बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं है। उसके बाहर के थोड़े कुछ एरिया होते जैसे बफर कहा जाता है, तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड अमाउंट पे लिमिटेड लोग जा सकते हैं, और एक सबसे आउटर एरिया होता है जो उसमें जो है बाहर के लोग जा सकते हैं, टिम्बर वगैरह काट सकते हैं, जो सूखे टिम्बर है वो सब ले सकते हैं, तो इस तरह से ग्रेजिंग वगैरह करा सकते हैं। तो इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व जो है बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर नेशनल पार्क भी हो सकता है, जैसे कि ये बायोस्फीयर रिजर्व में also contain other protected area in it. For example, Panchmari Biosphere Reserve consists of one national park,
नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड बोरी एंड पंचमढ़ी। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में ही क्या है, एक वन नेशनल पार्क है जो कि सतपुरा नेशनल पार्क है, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है दैट इज़ बोरी एंड पंचमढ़ी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है बहुत बड़ा एरिया है और मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्शन इसमें किया जाता है, मतलब वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन भी किया जाता है और वहाँ के फ्लोरा फोना, हिस्टोरिकल प्लेस, लैंडस्केप्स, रिवर, इन सब को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, किया जाता है वहाँ पर। तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्शन यहाँ प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, कौन कौन से हैं, वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। इस तरह से और भी बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को, फ्लोरा एंड फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स, इन सब को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो होप इट्स क्लियर टू यू। समझ गए होंगे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ एंड बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर है। नेशनल पार्क में क्योंकि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करता है किसी एरिया को ताकि वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। वहाँ पे कोई भी चीज़ अलाउ नहीं होता है, कोई भी वहाँ पर एंटर नहीं कर सकता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, इसमें मेनली फोकस होता है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, उसको उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही प्रोटेक्ट किया जाता है। ये नहीं है कि किसी भी एनिमल्स को दूसरी जगह पे लेके जाके फिर प्रोटेक्ट किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनके जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसी एनवायरनमेंट को ही उसी एनवायरनमेंट में ही उससे प्रोटेक्ट किया जाता है। और वहाँ पर जो है इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है जितना कि नेशनल पार्क में है। वहाँ भी लोग हर चीज़ मना है, ग्रेजिंग मना है एंड पेड़ों को काटना मना है, लेकिन वहाँ के लोग जाके थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर ग्रेजिंग करवा सकते हैं किनारे वाले एरिया में, और जो भी सूखी लकड़ियाँ जाके ला सकते हैं। तो इस तरह का काम वो कर सकते हैं, माइनर एक्टिविटीज़ जो है अलाउड है। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें हर तरह के जो है डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है ना। इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, रिवर्स, लैंडस्केप, हर तरह का प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें इसके अंदर में नेशनल पार्क भी आ सकते हैं एंड बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती है। एक से ज़्यादा बायोस्फीयर जो है रिजर्व में एक से ज़्यादा सेंचुरीज भी आ सकती हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बहुत बड़ा एंड मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्शन एरिया है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन होता है सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स इन लार्ज नंबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर to overcome unfavorable condition and return back to original habitat when condition become favorable is called migration। माइग्रेशन में क्या होता है कि सीज़न जब उनके अनुकूल नहीं होता है तो बर्ड्स जो होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन जहाँ पे उन्हें मिलता है वहाँ चले जाते हैं, और जब उनका टेम्परेचर वहाँ का सही हो जाता है, कंडीशन सही हो जाता है, तो फिर वो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। मैनी बर्ड्स फ्लाई फॉर फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड दे फ्लाई फॉर लिविंग एग्स, लाइंग एग्स as the weather in their natural habitat become very cold and inhospitable. Birds who cover long distance to reach another lands are known as migratory birds। तो इस तरह के बर्ड्स जो कि बहुत लंबी और डिस्टेंस कवर करते हैं, ये नहीं है कि आप इस जगह से उस जगह चले गए तो वो माइग्रेशन नहीं होता है। बहुत लंबा, करीब 300,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है उनको, माइग्रेटरी बर्ड्स को। और पोलर रीजन से वो इंडिया में आते हैं। वो जैसे कि हमने पढ़ा था कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी में राजस्थान में है, वहाँ पे साइबेरियन क्रेन जो है पोलर रीजन से आते हैं ताकि वो अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, और साथ साथ लेइंग एग्स के लिए भी वो आते हैं। तो इन सब की वजह से वो माइग्रेशन करते हैं। ओके, तो रीज़न क्या है माइग्रेशन का, टू एक्सकेप द हार्श एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन। एक तो यह है कि अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन से बचने के लिए, एंड टू गेट मोर कंडीशनल टेम्परेचर, फूड एंड वाटर, उनको अच्छा टेम्परेचर के साथ साथ फूड एंड वाटर भी मिले, एंड टू गेट सूटेबल प्लेस फॉर रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन भी कर सके, अपने एग्स भी ले कर सके, एंड फ्रेश वाटर ईल गो टू सॉल्ट वाटर फ्रॉम फ्रेश वाटर टू ले एग्स। तो फ्रेश वाटर ईल्स जो हैं वो जाते हैं सॉल्ट वाटर के पास अपने एग को ले करने के लिए। ओके, ये जो ये ईल्स हैं ये अपने अंडे कहाँ देते हैं, वो सॉल्ट वाटर जहाँ होते हैं उन एरिया के पास जाते हैं ताकि वो अंडे को दे सके। तो इस तरह से जो है बर्ड्स जो है माइग्रेट करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है
कि आर्कटिक टर्न is a seabird and it is famous for its migration and it flies from arctic region, that is north pole, to the antarctic region south pole and comes back again each year. तो हर साल वो क्या करती है, आर्कटिक रीजन जो नॉर्थ पोल वाला साइड है, जो पोलर रीजन है नॉर्थ पोल में, उस साइड से लेकर अंटार्कटिक रीजन जो कि साउथ पोल है उतना डिस्टेंस कवर करती है, डेट इज 19,000 किलोमीटर जर्नी ईच ईयर वो ट्रेवल करके वो आती है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जब नॉर्थ पोल में ठंड होती है तो साउथ पोल में टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है, जब साउथ पोल में टेम्परेचर ठंडा होता है तो नॉर्थ पोल में सही होता है। तो इस तरह से वो ट्रेवल करती है, जब उसका टेम्परेचर सही होता है तो फिर वो वापस जो है नॉर्थ पोल में चली जाती है। ओके, और कि हम जानते हैं कि पोलर रीजन में 6 महीने दिन रहती है, 6 महीने रात रहती है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा दिन में रहने वाले जीव जो हैं वो हैं ये आर्कटिक टर्न, क्योंकि वो हमेशा जहाँ पे डे लाइट, जहाँ पे टेम्परेचर सही होता है वहाँ पर हमेशा दिन रहता है, तो उस जगह चले जाते हैं। तो वहाँ पे मतलब 6 महीना दिन रहते हैं। फिर वो जब वहाँ पे कोल्ड आ जाता है, एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, एक्सट्रीम कोल्ड हो जाती है, तो फिर वो साउथ पोल में आते हैं, उस वक्त वहाँ पे दिन रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा दिन में रहने वाला क्रिएचर प्लैनेट का वो आर्कटिक टर्न है। ओके, साइबेरियन क्रेन वो भी अपने नॉर्मल हैबिटेट साइबेरिया में रहते हैं। जब विंटर आता है तो साइबेरिया से वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं भरतपुर इन राजस्थान, जो कि हज़ारों किलोमीटर ट्रेवल करके वो जाते हैं। एंड द साइबेरियन क्रेन स्टे इन द वार्मर प्लेस इन इंडिया फॉर ए फ्यू मंथ एंड देन फ्लाई बैक टू साइबेरिया व्हेन द विंटर एंड्स देयर एंड द क्लाइमेट बिकम्स फेवरेबल फॉर देम। तो इस तरह से जब उनकी कंडीशंस क्लाइमेट जो है फेवरेबल हो जाते हैं तो फिर वो वापस साइबेरिया में वापस आ जाते हैं। ओके, so that is all in this chapter. So with this we completed our chapter. Okay, thank you.